हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की हमारी क्लास जो है वो जीएस 2 की डेमो क्लास है। तो इसमें हमने जो टॉपिक आज डिस्कस करना है हमें, वो है नैनो टेक्नोलॉजी। तो 68th बीपीएससी में हमने देखा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, 69th बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया एंड प्रोबेबली 65th या 66th बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर या आप कह सकते हैं कि एवरी ईयर इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसके साथ साथ बाकी जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ये पूरे के पूरे सेक्शन 3 के लिए, जो जीएस पेपर 2 का हमारा सेक्शन 3 होता है जिसमें कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हमारा एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ा, जो कह सकते हैं हम, कि टॉपिक हो जाता है। तो क्या समझते हैं आप एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? मान लेते हैं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो क्या कहेंगे आप? आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ओके। तो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब हुआ? मतलब नहीं भी पता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें आती है, लेकिन इस वर्ड से कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मैम इसको मैम कोई नैनो मैम टेक्नोलॉजी जैसे एक मिनट, न्यू ज्ञानती। इनोवेशंस एडवांसमेंट। हाँ शिल्पा, एक मिनट। ज्ञानती, आप पहले कंटिन्यू करो। मैम फर्स्ट तो ये नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, अभी हम्म एआई है, हम्म तो हम्म। ये सारे ही आ जाएंगे। हाँ, ये शिल्पा। यस मैम, वही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मतलब न्यू इनोवेशंस एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का जो हाँ, अर्ली स्टेज पे उसे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो एग्जैक्टली। सोसाइटी को एक वैसी, सिग्निफिकेंटली एक्सपोनेंशियल। हाँ, वैसी टेक्नोलॉजीज जो अभी बहुत अर्ली स्टेज में, हमको पता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ तक जाएगी, इसका पोटेंशियल कहाँ तक है। अभी हम लोग बहुत बेसिक स्टेज में हैं, कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। एआई का तो हम एग्जांपल, हम मतलब एवरी डे हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं कि चैट जीपीटी जब नया नया आया था तो लगा था कि कितना बड़ा अचीवमेंट हमने किया है, कि मतलब गूगल सर्च को हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, चैट जीपीटी आपको एक रेडीमेड आंसर बना के दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि चैट जीपीटी उस वक्त नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं था, तो उसके पास एक लिमिटेड डेटाबेस था 2022 या 2023 तक का, और वो वहीं तक के हिसाब से अपडेट्स देता था। फिर उसको नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, अब वो रियल टाइम में भी अपडेट्स दे सकता है। साथ ही साथ परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है, जेमिनाई है। जेमिनाई तो अभी रिसेंट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इमेजेस वगैरह जनरेट करने के लिए। पहले लिमिटेशन थी कि इमेजेस जनरेट नहीं होते थे, अब इमेजेस भी जनरेट हो रहे हैं। पूरा का पूरा यूट्यूब वीडियो का स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है, पूरा का पूरा ऐसे लिख के दे सकता है एआई। तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया एडवांसमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से एक नया फेज हमको देखने को मिल रहा है ऐसी टेक्नोलॉजीज में। सिमिलरली नैनो टेक्नोलॉजी की भी अगर बात करें, तो एक टाइम था जब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। मतलब हाँ, हमको ये पता था कि अगर हम किसी चीज को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ते जाएंगे तो हम एटम तक पहुंच जाएंगे। एटम के भी अंदर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन उसको यूज कैसे कर सकते हैं, ये बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब जब हम चीजों को तोड़ रहे हैं, तो उसको तोड़ के भी कुछ अच्छा जेनरेट किया जा सकता है, ये चीज अब हमें समझ में आ रही है। तो नैनो डायमेंशन किस चीज को बोलते हैं? किस डायमेंशन को हम नैनो डायमेंशन बोलते हैं? अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि नैनो डायमेंशन, नैनोमीटर में कितना वो होता है, तो क्या बोलेंगे आप? 10 to the power minus 9. 10⁻⁹ ठीक है। तो अगर वैसे हम देखें कि कितना होता है नैनोमीटर्स, तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी को हम किस रेंज में कवर करते हैं, तो पहले तो 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है। और 1 से 100 नैनोमीटर तक जो भी चीजें हम बनाते हैं,
मतलब इतना छोटा है कि इसको आप बेयर आई से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो 1 to 100 नैनोमीटर्स का जब हम कोई मटेरियल बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं नैनो मटेरियल, और उस मटेरियल पे बेस्ड टेक्नोलॉजी को बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो बहुत ज़्यादा इसमें हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हमको एक बेसिक आइडिया रखना है। हमको नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर घुस के पूरी टेक्नोलॉजी को स्टडी नहीं करना है, हमको उसके एप्लीकेशंस पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो उनके एप्लीकेशंस पे आते हैं, चाहे एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ में हो, एनर्जी में हो, एनवायरनमेंट में हो। क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो उसके एप्लीकेशंस पे पूछे जाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा पूछा भी गया जो कि बहुत टेक्निकल सा चीज़ हो, तो वो लॉन्ग आंसर में नहीं पूछा जाएगा, वो शॉर्ट में पूछा जाएगा, जिसको कि आप थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ों को समझ करके लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी is a branch of science and engineering focused on designing, developing and applying structures, devices and systems by manipulating atoms. Atoms को भी तोड़ा जा रहा है and molecules at nanoscale, that is with one or more dimensions measuring 100 nanometers. यानी कि अब इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मान लेते हैं प्रीलिम्स में ही ये स्टेटमेंट दे दिया कि नैनो मटेरियल्स आर मटेरियल्स, यहाँ लिखते हैं नैनो मटेरियल्स are materials with all nano dimensions. हाँ, ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? मतलब उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, किसी मान लेते हैं क्यूबॉइड है तो उसके उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है, तो क्या उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों नैनो डायमेंशन में होना चाहिए, या सिर्फ एक अगर नैनो डायमेंशन में होगा या दो अगर नैनो डायमेंशन में होगा तो उसको हम नैनो मटेरियल बोल सकते हैं? बताइए। मैम ये 2D और 3D दोनों हो सकते हैं। 2D और 3D दोनों हो सकता है, ओनली वन कैन ऑल्सो बी, एग्जैक्टली। सिर्फ एक डायमेंशन भी अगर मान लेते हैं कि हम क्यूबॉइड की ही आगे फिर से बात करते हैं कि अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों में से अगर सिर्फ लेंथ भी अगर नैनो डायमेंशन का है ना तो भी उसको नैनो मटेरियल बोलेंगे, और तीनों भी अगर नैनो डायमेंशन का है तो भी नैनो मटेरियल बोलेंगे, और अगर दो उसमें से नैनो डायमेंशन का है तो भी नैनो मटेरियल बोलेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों पे अभी हमने रिसेंटली देखा है 71st बीपीएससी में कि कैसे बीपीएससी ऐसे बारीकियों को पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके एप्लीकेशंस अलग अलग हैं, इसी को हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले तो नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वैसे पार्टिकल्स या वैसे मटेरियल्स जिनका की मेजरमेंट अगर हम देखें तो 1 to 100 नैनोमीटर होता है, जो कि हमारे बाल का जो मोटाई है, बाल कितना पतला होता है उससे भी 1000 टाइम्स पतला जो होता है, मतलब not possible to be seen from naked eye. So their minute size gives them distinctive physical, chemical and biological properties, including larger surface area, higher reactivity and the capacity to penetrate biological barriers. इस बात का ध्यान रखना है। जिन लोगों को भी मान लेते हैं 72nd बीपीएससी भी देना है तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज कर दे कि नैनो मटेरियल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो स्मॉलर होता है। ऐसा नहीं होता है, नैनो मटेरियल्स का सरफेस एरिया लार्जर होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैथ्स और फिजिक्स समझना पड़ेगा, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए कि लार्जर सरफेस एरिया होता है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये बायोलॉजिकल बैरियर्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं। क्या होता है बायोलॉजिकल बैरियर्स? सेल मेम्ब्रेन मैम। सेल मेम्ब्रेन। हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल का मतलब हुआ कि वो हर चीज को अलाउ नहीं करता है अपने अंदर जाने के लिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सिमिलरली हमारी जो बॉडी है, हमारा जो स्किन है, ये भी एक बायोलॉजिकल बैरियर है। स्किन आपको प्रोटेक्ट करता है। जब धूप लग रही होती है तो धूप क्या आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है डायरेक्टली? क्या आपके मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है? नहीं करता है। हमारा जो स्कैल्प है ये हमारा ये बायोलॉजिकल बैरियर है।
लेकिन नैनो मटेरियल्स जो होते हैं वो इन बायोलॉजिकल बैरियर्स को, यानी आपके स्किन में भी जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके अंदर जा सकते हैं. These characteristics make them highly useful in fields such as medicine, electronics, energy and environmental applications. अब एक छोटा सा टॉपिक है नैनो मटेरियल का क्लासिफिकेशन. बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बस एक ओवरव्यू ले लीजिएगा कि किस क्या होता है. इन केस अगर शॉर्ट आंसर में पूछ ले तो केमिकल कंपाउंड के बेसिस पे देखें अगर, तो ऑर्गेनिक बेस्ड होता है यानी जिसमें कार्बन का यूज हो. इनऑर्गेनिक बेस्ड होता है जिसमें जो नॉन मेटल्स या आप कह सकते हैं नॉन कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स. उसके बाद कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स होते हैं एंड लास्टली कंपोजिट बेस्ड जो कि हाइब्रिड नैनो मटेरियल्स होते हैं. दूसरी चीज अगर हम डायमेंशन के बेसिस पे देखें तो 0D यानी कि जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है, 1D यानी जिसमें 1 डायमेंशन है, 2D जिसमें 2 डायमेंशन है और 3D जिसमें तीनों डायमेंशन है. ये पूछने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं. तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि क्या है नहीं है, तो हम साइंस की क्लास नहीं कर रहे हैं, मतलब साइंस की क्लास कर रहे हैं लेकिन आंसर राइटिंग की क्लास कर रहे हैं, तो इतना टेक्निकलिटीज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, ये पूछ सकता है कि ये जो टाइप्स है नैनो टेक्नोलॉजी का, ये इसके बेसिस पे पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले तो टॉप डाउन. टॉप डाउन का मतलब है कि कोई भी बड़ा सा, मान लेते हैं कि ये ले लिया हमने और इसको तोड़ तोड़ के इतना छोटा छोटा पीसेस कर दिया इसका कि हम नैनो स्केल तक पहुंच गए. दूसरी चीज बॉटम अप, कि और छोटे मटेरियल्स को लेंगे, नैनो से भी छोटा मटेरियल्स जो होगा उसको लेंगे और फिर उसको असेंबल करके हम क्या करेंगे कि नैनो मटेरियल्स बनाएंगे. कौन सा ज्यादा मुश्किल है, टॉप डाउन की बॉटम अप? टॉप डाउन. टॉप डाउन ज्यादा मुश्किल है. कैसे? उसको छोटा करते 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 जाना है तो छोटा करते 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 जाना है, लेकिन बॉटम अप में उससे छोटा भी आपको ढूंढना पड़ेगा ना. पॉसिबिलिटी है क्या मिलना? मैं कुछ अलग ही सोची थी, मतलब जैसे कि छोटा छोटा मिलते मिलते बड़ा हो जाएगा लेकिन तो वो ज्यादा इजी उतना होगा. बड़ा नहीं करना है ना, उतना बड़ा नहीं करना है, उसको नैनो स्केल तक लेके आना है. यानी 10 टू द पावर 9 -9 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा कि 10 टू द पावर -10 -11 -12 वैसे मटेरियल्स ढूंढने होंगे बॉटम अप में, और फिर उसको कंबाइन करके आप 10 टू द पावर -9 तक पहुंचेंगे. तो वैसे मटेरियल्स को ढूंढना और मुश्किल होता है. इसलिए प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए, वो जनरली टॉप डाउन अप्रोच होता है, यानी कि बड़े मटेरियल को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा जाता है. इट्स नॉट मैनुअली पॉसिबल कि हम हाथ से उसको बैठ करके तोड़ रहे हैं, ठीक है. वो उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती है. नेक्स्ट होता है ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि अब बहुत कम यूज किया जाता है. ये नॉन एक्वस एनवायरनमेंट में होता है. और वेट नैनो टेक्नोलॉजी जो लिक्विड या बायोलॉजिकल मीडियम्स में होता है, इसी का यूज अभी ज्यादा हो रहा है, मोस्टली यूज. नॉन एक्वस मतलब जिसमें लिक्विड का जो आप कह सकते हैं यूज ना के बराबर होता है. और वेट नैनो टेक्नोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है जिसमें गीला मीडियम यानी लिक्विड या बायोलॉजिकल मीडियम्स जैसे ब्लड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, या फिर हमारा जो सेल लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें यूज किया जा रहा है, या फिर पानी में यूज किया जाता है. वो हो गया वेट नैनो टेक्नोलॉजी. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. तो हम मेडिसिन में भी नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों ही आपको हेल्थ के अंडर क्लब किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में, कॉस्मेटिक्स में, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी में, टेक्सटाइल्स में, कम्युनिकेशन. अब आप एक एक करके बताइए कि मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स या हेल्थ में हम नैनोटेक का यूज़ कैसे करेंगे. अभी तक जितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नैनोटेक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज किया जाएगा. और कुछ लोग तो हैं जो कि मेंस लिख चुके हैं, तो आपको तो आइडिया होना चाहिए पहले से इसका. मैम मेडिकल फील्ड में टारगेटेड ड्रग के थ्रू यूज होता है नैनो क्या होता है पार्टिकल्स. पेशेंट? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. और मैम नैनो रोबोट्स का यूज करके प्रिसाइज सर्जरी वगैरह भी किया जा सकता है. गुड. नैनो रोबोट्स.
और कोई? मैम नैनो डायग्नोस्टिक टूल्स बना सकते हैं, नैनो डायग्नोस्टिक टूल्स बना सकते हैं, वेरी गुड। नैनो एंजाइम बना सकते हैं। नैनो एंजाइम्स बना सकते हैं, गुड। जब क्लास हो रही हो तो सब अपने पास एक पेपर पेन लेके बैठेंगे, या तो इस पीडीएफ का ही आप प्रिंट आउट निकलवा करके रखेंगे ताकि उसी में आप जॉट डाउन कर सकें एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बोले जा रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि एक एक चीज जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है वो इसमें लिखा हुआ हो, ठीक है? तो आप उसको नोट डाउन करते जाए, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। तो हेल्थ सेक्टर में यही 69 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था। सबसे पहला तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ये तो कट कर देते हैं। हाँ, तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी यानी कि अब हमारा जो स्किन है, मान लेते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, तो ये होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। कीमोथेरेपी सुना है कैसे होता है? कीमोथेरेपी में एक जो वायरस रहता है उसको बहुत उस एंटीवायरस जो लो पावर का इंजेक्ट किया जाता है, इवन इंजेक्शन के थ्रू और मेडिसिन के थ्रू। कीमोथेरेपी में रेडिएशन के थ्रू सेल्स को जो ये मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, उनको मारा जाता है। बेसिकली मान लेते हैं कि किसी के बॉडी पार्ट में, हाथ में मान लेते हैं, या बोन मैरो में कैंसर है, तो उसमें क्या करते हैं कि रेडिएशन जो है उसको यूज किया जाता है, ऐसा रेडिएशन जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए हानिकारक होता है, तो वैसे सेल्स को फिर टारगेट करके उनको मारा जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि रेडिएशन को तो नहीं पता है ना कि ये सेल जो है ये वाला कैंसरस सेल है और दूसरा वाला जो है वो नॉन कैंसरस सेल है, तो वो क्या करता है कि उसके आसपास वाला भी जो सेल होता है वो मर जाता है। तभी कभी सुना है कि जिसका भी कैंसर का इलाज चल रहा होता है उसके बाल चले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। इसका रीजन यही है कि हमारे डैमेज्ड सेल्स के साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स भी मरने लगते हैं। इसी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है, हम फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लगते हैं, और यही रीजन है कि बार बार कैंसर जो है वो रिलैप्स भी कर जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो सेल्स हैं उनको कीमोथेरेपी के थ्रू टारगेट किया ही गया हो। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में क्या होगा कि मान लेते हैं कि हमने कोई ऐसा वैक्सीन बना लिया या मेडिसिन बना लिया जो कि कैंसर का इलाज कर सकता है, तो वो डायरेक्टली जाके उसी सेल पे हिट करेगा जहां पर भी कैंसर फैल रहा है, ठीक है? तो नैनो कैरियर्स सच एज नैनो स्पॉन्जेस ट्रांसपोर्ट कीमोथेरेपी ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली टू ट्यूमर और इन्फेक्शन साइट्स। तो इससे क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि बर्बादी कम होगी। जहां पर जरूरी है वहीं पर जा करके अगर हिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, एडवांस डायग्नोस्टिक में हम यूज कर सकते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए हैं, उनको यूज किया जा रहा है बायोसेंसर्स में, जो कि डिटेक्ट यूज्ड इन बायोसेंसर्स हेल्प डिटेक्ट बायोमार्कर्स इवन एट एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन। बायोमार्कर्स क्या होता है? प्रियशांत, आपका बायो बैकग्राउंड है ना, बताइए बायोमार्कर क्या होता है? मैम कोई आइसोटोप को लेबल करके उस टारगेटेड सेल तक पहुंचाना। एक मिनट, आइसोटोप को लेबल करके अगर हम उस टारगेटेड सेल तक पहुंचाएंगे, पहले आप सेंटेंस पढ़िए। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इन बायोसेंसर्स हेल्प डिटेक्ट बायोमार्कर्स, यानी ये कुछ तो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। कोई और, किसी का भी थोड़ा दिमाग चल रहा मैम है? ये पल्स रेट और जो बीपी ये सब होता है उसको मेजर करता है बायोमार्कर्स। हाँ, बायोमार्कर्स ऐसे मार्क्स हैं आपकी बॉडी में, मतलब बायो यानी कि समथिंग रिलेटेड टू आवर बायोलॉजी, आवर बॉडी, एंड मार्कर मींस जो आइडेंटिफाई करता हो, वैसी चीजें जो हमारे किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जैसे WBC का जब कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, तो ये भी एक खराब चीज है। क्यों? क्योंकि अगर WBC का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है, तो अभी अभी प्रीलिम्स गया है, क्या होता है जब WBC का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है? कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। हाँ, ल्यूकेमिया, ठीक है? तो
इनिशियली हमको पता नहीं चलता है कि ल्यूकेमिया मतलब हमारी बॉडी में जो WBC का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, वो स्टार्टिंग में इतना नहीं पता चलता है। तभी कहते हैं ना कि कैंसर्स जो है वो जनरली फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन बायो जो अब ये जो हुआ WBC का हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये एक बायोमार्कर है जो कि कैंसर को आइडेंटिफाई करने में, ल्यूकेमिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। तो बायो सेंसर्स में अगर हम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं, बायो सेंसर्स जो कि बायोमार्कर्स को डिटेक्ट करते हैं, तो उनका जो इवन बहुत एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर वो रहेगा ना, तब भी उसको डिटेक्ट कर पाना आसान हो जाएगा। सिमिलरली इम्प्रूव्ड इम्प्लांट्स एंड डिवाइसेस, मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे पेस मेकर लगाया जाता है ताकि आपके हार्ट का जो फंक्शन है वो सही से किया जा सके। तो अब हार्ट के अंदर अगर पेस मेकर लगाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ तो हैवी फील होगा। उतने बड़े बड़े डिवाइसेस अगर आप अपने बॉडी के अंदर कैरी कर रहे हो, या फिर कोई और डिवाइस अगर मान लेते हैं, तो जब हम इस तरीके का डिवाइस बनाते हैं या इम्प्लांट बनाते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा कैरी करना। मेडिकल टूल्स लाइक ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल इम्प्लांट्स, इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स, वुंड ड्रेसिंग, स्टेंट्स एंड vascular grafts incorporate nanomaterials for improved functionality। अब आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो इतना सब नहीं लिखना होता है। हाँ, आपने लिखा एडवांस डायग्नोस्टिक्स, उसके बाद आपने एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इन बायोसेंसर्स हेल्प डिटेक्ट बायोमार्कर्स। फिर इम्प्रूव्ड इम्प्लांट्स एंड डिवाइसेस, एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल इम्प्लांट्स इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स। इससे क्या होगा, तो इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आंसर्स में आपको फुल सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और इसको हम अभी आगे जब आंसर डिस्कस करेंगे उस टाइम पे देखेंगे। नेक्स्ट, नैनोबॉट एंड मॉलिक्यूलर मशीन्स, जैसा कि अभी सुष्मिता ने बताया कि नैनो रोबोट्स को हम डेवलप कर सकते हैं जो कि बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा। अब तो AI भी आ गया है, रोबोट को ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि तुम जाकर के इस सेल को रिपेयर करके आओ। तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम देखते हैं कि रोबोटिक्स का भी यूज़ हो रहा है, हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो अपने आप में सिर्फ एक रिवोल्यूशन नहीं लेके आ सकती है, उसके साथ साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी टेक्नोलॉजीज को भी उतना ही डेवलप होना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। Next, DNA nanotechnology utilizes DNA's ability to self-assemble into nanoscale structures, enabling high precise drug carriers and diagnostic systems। कितने सारे हमारे जेनेटिक इन्फेक्शंस होते हैं जिसका कहते हैं कि इलाज जो है वो संभव नहीं है, तो उन केसेस में हम DNA को भी बना सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और उसको भी हम ड्रग्स जो ड्रग डिलीवरी है वहाँ पे उसको और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट, नैनो मेडिसिन, यहाँ पे तो बहुत सारा इसमें एप्लीकेशन हो जाएगा, जैसे नैनो इलेक्ट्रॉनिक बायोसेंसर्स टू मॉलिक्यूलर टारगेटिंग डिवाइसेस दैट ऑप्टिमाइज ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इन स्पेसिफिक बॉडी रीजन्स। एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट, नैनो इंजीनियर्ड सिस्टम्स डिजाइन टू रिलीज ड्रग्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक pH और टेम्परेचर शिफ्ट। मतलब तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। कि मान लेते हैं कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे कि pH चेंज हो रहा है और हमारी बॉडी उससे रिएक्ट कर रही है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो लोगों को हीट स्ट्रोक आने लगता है, या ठंड के दिन में हम देखते हैं कोल्ड वेव जब चल रहा होता है उस समय हमको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के सिस्टम्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे जो जब डिटेक्ट करेंगे कि हमारा बॉडी जो है वो pH चेंज की वजह से या टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारे बॉडी को कोई दिक्कत हो रही है, तो वो उसी टाइम पे उस मेडिसिन को, उस ड्रग्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की, जैसे नैनो स्केल टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इन सनस्क्रीन ब्लॉक यूवी रेडिएशन वाइल रिमेनिंग इनविजिबल ऑन द स्किन। लड़कियों को पता होगा, मतलब सनस्क्रीन जो हम लोग यूज करते हैं उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो यूज होता है, लेकिन इसको अगर बहुत बड़े क्वांटिटी में यूज किया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाए, तो इसका साइड इफेक्ट भी जो है वो हमको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये क्योंकि जब हम इसको वॉश ऑफ करते हैं तो ये पानी में चला जाता है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन और बायो अक्यूमुलेशन का भी खतरा रहता है। लेकिन जब नैनो स्केल पे इन मटेरियल्स को यूज़ किया जाएगा तो उसका अब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसका वो भी कम होगा।
Silver nanoparticle based creams and toothpaste exploit their antimicrobial qualities, showcasing practical uses of nanotechnology in everyday लाइफ इन इंडिया। अब मान लेते हैं कि आपको 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया हेल्थ केयर का, तो आप पूरा ये बना सकते हैं एक माइंड मैप। उसमें हमने दिखा दिया टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, उसमें बता दिया नैनो कैरियर, साइड इफेक्ट्स उसके कम हो जाएंगे। उसके बाद एडवांस डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स, इम्प्रूव्ड इम्प्लांट्स एंड डिवाइसेस, गोल्ड स्ट्रक्चर्स कोटिंग, ऑर्थोपेडिक डायग्नोस्टिक्स, फिर नैनोबॉट्स एंड मॉलिक्यूलर मशीन्स, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं नैनो मेडिसिन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट। बस जो भी हमको पूरा 38 मार्क्स का क्वेश्चन आया तब तो उसमें पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी, कब बना, क्या हुआ, पूरी उसकी कहानी बताएंगे, फिर पूरे एक एक पॉइंट को डिटेल से समझाएंगे, तब फिर उसके चैलेंजेस लिखेंगे, उसमें जो भी हमारी पॉलिसीज अभी चल रही हैं वो लिखेंगे और तब जाकर के उसको कंक्लूड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ को जो है वो टेबल में समझाया गया है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बर्नार्ड मार्कस, इनका कोट था नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन इज गोइंग टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब आज जब हम सोच रहे हैं कि कैंसर का इलाज जो है वो संभव नहीं है, HIV का इलाज जो है वो संभव नहीं है, वहाँ हम दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे स्किन छोड़ो हमारे सेल के अंदर जाकर के मेडिसिन को रिलीज कर सकती है। दैट मीन्स कि वी आर ऑन द एज ऑफ अ ब्रेक थ्रू। अभी ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन पूरी की पूरी हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें तो लो लॉस पावर ट्रांसमिशन, सबसे पहले तो कार्बन नैनोट्यूब बेस्ड सुपर वायर्स ऑफर प्रॉमिस फॉर पावर लाइंस विद वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो कार्बन के मटेरियल्स को छोटा छोटा करके ना एक इस तरीके का नैनो ट्यूब तैयार किया गया जिसको हम बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। इस तरीके से बनाया गया है उसको, और उससे क्रिएट किया जाता है सुपर वायर। और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या ज्यादा होगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ज्यादा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो पावर लॉस है पावर ट्रांसमिशन के दौरान, कि वहां से मान लेते हैं लाइन से निकल रहा है, जो मेन ग्रिड है वहां से निकल रहा है कुछ और हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते कुछ और हो जा रहा है, तो वो मिनिमाइज हो सकता है वंस वी यूज सच कार्बन नैनोट्यूब बेस्ड सुपर वायर्स। नेक्स्ट मिनिएचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह हम देखते हैं कि नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स, मेमोरी चिप्स वगैरह जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब मूरेज लॉ वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, बट इतना हाँ, नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स एंड मेमोरी चिप्स इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल एंड वेरेबल टेक्नोलॉजी, तो कंडक्टिव नैनो मटेरियल्स इनेबल बेंडेबल डिस्प्लेज, स्मार्ट फैब्रिक, इलेक्ट्रॉनिक पेपर इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग सोसाइटल इम्पैक्ट। तो कंडक्टिव नैनो मटेरियल्स होते हैं जिनका की कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, तो वैसे वाले जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनको हम वैसे डिस्प्ले, जैसे अभी हमारा जो स्मार्ट वॉच है उसका डिस्प्ले कैसा है, नॉर्मल है, इसको बेंड तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ टाइम पहले, अभी तो पता नहीं, अभी तो टीवी देखे हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले याद है टीवी पे ऐड आता था कर्व्ड टीवी का। यस मैम। और उसमें कहते थे कि पिक्चर क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बेटर होती है। तो इस तरीके का डिस्प्ले जब हम बनाना चाहते हैं, बेंड होने वाला डिस्प्ले, तो उसको बनाना और आसान हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। स्मार्ट फैब्रिक्स बना सकते हैं कि गर्मी के दिन में उससे ज़्यादा गर्मी ना लगे और ठंड के दिन में जो है वो हमको ठंड से भी प्रोटेक्ट कर सके। इलेक्ट्रॉनिक पेपर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर्स और नैनो लिथोग्राफी। Progress in nanoscale patterning boosts microprocessor density, fueling major advancement in computing and information technology. अब इसमें से चांसेस कम है कि ये जो पार्ट है ये आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्री वाला पार्ट, क्योंकि ये ना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहा हो, CS रहा हो, उनके लिए फिर भी ये चीज़ें जो है वो थोड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल GS की तैयारी करने वाले हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा। मतलब रटना क्या पड़ेगा, आप कीवर्ड्स याद कर लीजिए और उसके बाद फिर आंसर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रा HD TV स्क्रीन,
हमने अभी देखा कि जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की चीज़ें हमको डिलीवर करनी होती है, वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी होता है। और साथ ही साथ नैनो के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, क्वांटम डॉट्स का भी यूज़ किया जाता है। तो ये रिचर कलर्स और एनर्जी एफिशिएंट बैकलाइटिंग जो है वो, तो अभी जो हम स्क्रीन देख रहे हैं ना, ओलेड डिस्प्ले, और भी अभी नया नया टर्म्स आ गया है, उसमें हम अभी नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही हमको दिख नहीं रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी इज वेरी मच प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट, अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव हियरिंग एड। जिन लोगों को भी सुनने में तकलीफ होती है, उनके लिए ऐसे हियरिंग एड्स बनाएंगे जो साउंड डिटेक्शन को इम्प्रूव करते हैं और नॉइज को सप्रेस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अब मान लेते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, तो जो जिसको सुनाई कम देता है उसके लिए तो अच्छा है ना कि उसको सुनाई कम देता है, लेकिन अब हियरिंग एड जिसने लगा कर रखा है उसका तो एकदम कान में लगा हुआ है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, एकदम धूम धड़ाम वाला गाना बज रहा है, वो अब कान में एकदम टन 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 बजेगा, तो उसके लिए तो और ज़्यादा तकलीफ होगी ना। तो नॉइज सप्रेशन में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ जो रियल साउंड है उसके डिटेक्शन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नैनो सोल्डर। सोल्डरिंग किस चीज को कहते हैं? हम्म मैम जब दो मेटल को जोड़ते हैं। हाँ, वो देखा नहीं है, क्या कहते हैं उसको, आता है ना जब घर में काम लगा होता है तो खिड़की वो जो बनाने ग्रिल का, बनाते हैं। हाँ, ग्रिल बनाने के लिए उस टाइम पे उसकी वो सोल्डरिंग ही हो रहा होता है, जिससे आंख में चश्मा लगाना पड़ता है ना उसको देखने के लिए। So copper nanoparticle suspensions provide safer, cost-effective and lead-free alternatives for electronic assembly. तो ये नैनो सोल्डर जो है ये हमारा लोहा वाला नहीं हो रहा है, ये मान लेते हैं कि चिप बन रहा है। अब कोई चिप बन रहा है तो उसमें भी सोल्डरिंग का यूज किया जाता है, जिसमें लेड का यूज किया जाता है। तो लेड फ्री ऑल्टरनेटिव यहाँ पर नैनो मटेरियल्स ऑफर करते हैं। सिमिलरली ये भी एक माइंड मैप है जिसको कि आप बना सकते हैं अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है तो। नेक्स्ट, अगला जो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि आपसे इन्वायरमेंट और पोल्यूशन वाले पे पूछ सकता है, क्योंकि हेल्थ जो है वो 2 बार पूछ लिया, तो अब हाई चांसेस है कि या तो आपसे एग्रीकल्चर पूछ सकता है या आपसे इन्वायरमेंट पूछ सकता है, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। इसमें हम नैनो फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन से क्या होगा? नैनो स्केल पे मतलब माइन्यूट लेवल पे वो फिल्ट्रेशन करके और जो पोल्यूटेंट्स है उसको रिमूव किया जा सकते हैं इजीली। इवन छोटे से छोटा मटेरियल जो कि हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है जिसको फिल्टर कर पाना, वो भी नैनो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम रिमूव कर पाएंगे। तो फिल्टर्स मेड विथ मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स और कार्बन नैनो ट्यूब मेम्ब्रेन कैन desalinate वाटर एंड एलिमिनेट कंटामिनेंट सच एज आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। इससे रिलेटेड, कार्बन नैनो ट्यूब से रिलेटेड आई थिंक 2023 में या 22 में, 21 या 22 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में पीवाईक्यू प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है और बहुत डिबेट हुआ था इसके आंसर पर। एक बार आप लोग जाकर के रिविजिट करिएगा इस क्वेश्चन को। Next, pollution cleanup. Nanoparticles accelerate the breakdown of oil spills and toxins more efficiently than traditional methods. Oil spill क्या होता है? मैम जैसे जो टैंकर्स वगैरह होते हैं, ऑयल टैंकर्स, वो अगर सी में जा रहे होते तो कभी कभी कुछ लीकेजेस की वजह से वो पूरा ऑयल स्पिल हो जाता है, जिसके कारण पूरा जो सी का जो सरफेस है वो पूरा कवर्ड हो जाता है ऑयल से। Exactly. और प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उस ऑयल को आप हटा सकते हैं। मतलब अब घर पे भी कभी कोशिश करिएगा कि एक ग्लास पानी में आप एक ढक्कन जो है वो तेल मिला दिए, तो वो पॉसिबल नहीं है कि उसको आप किसी मेथड से, जैसे आप छन्नी से भी उसको छानने की कोशिश करेंगे तो भी तेल भी निकल आएगा और पानी भी निकल आएगा, भले ही वो ऊपर तैर रहा होता है। तो क्या करना पड़ता है कि उसको हाथ से ही निकालना पड़ता है। अब इतना बड़ा समंदर है, उसमें बहुत बड़ा सा टैंकर जो है वो फट गया है, तो इज इट पॉसिबल कि जा करके उसमें बाल्टी बाल्टी पानी निकाल करके हम वो करें, या फिर वो, तो ऐसा मटेरियल्स डेवलप किया जा रहा है जो उस ऑयल को ब्रेक डाउन कर देते हैं।
और उस ऑयल को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है कि वो ऑयल जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो ऑयल वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि ऑयल का जो हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ है वो इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है कि ऑयल का जो हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ है वो भी धीरे-धीरे करके कम हो जाता है। और इसके लिए कुछ ये बैक्टीरिया और इन सब का भी यूज़ किया जा रहा है। इसको एक स्पेसिफिक टर्म बोला जाता है। पॉल्यूशन अगर बायोलॉजिकल मटेरियल्स को यूज़ करके कम किया जाए तो क्या कहा जाता है उसको? मैम बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन। ठीक है, तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, एयर क्वालिटी सेंसर्स, नैनो लेवल पे भी अगर पोल्यूटेंट्स हैं तो उसको यहाँ पर मॉनिटर कर सकता है। नैनो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम देखते हैं कि जो कि अब बहुत छोटे लेवल पे हम फर्टिलाइजर को डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, धीरे 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 करके सॉइल में रिलीज होगा, जिससे कि क्रॉप यील्ड्स भी बढ़ेगा और फूड सेफ्टी भी बढ़ेगा। ऐसे हम क्या करते हैं कि जा करके खेत में पाउडर है तो उसको छींट देते हैं, लिक्विड है तो उसको छींट देते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि आधे से ज़्यादा तो सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाता है। प्लांट्स के पास मान लेते हैं कि पेस्टिसाइड है तो प्लांट के पास कम बचता है और उसका वॉश ऑफ ज़्यादा हो जाता है। तो स्लो रिलीज जब होगा तो वो बहुत इजी हो जाए, मतलब बहुत आसान हो जाएगा उसका अब्जॉर्प्शन। इसका एग्जाम्पल है नैनो यूरिया, और ये इंडिया का डेवलप किया हुआ है। कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप किया है? इसको Next, energy generation and storage, carbon nanotubes and graphene enhance the strength of solar panels। अगर हम कार्बन जो सोलर पैनल्स होते हैं उस पर ग्राफीन की कोटिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि सनलाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो इजी हो जाता है, तो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, विंड टर्बाइंस की एफिशिएंसी बढ़ती है, और इससे लाइटर हायर कैपेसिटी बैटरीज भी हम बना सकते हैं, सुपर कैपेसिटर्स भी बना सकते हैं। सिमिलरली नैनो इनेबल्ड सोलर टेक्नोलॉजी में भी हम क्वांटम डॉट्स और नैनो कोटिंग्स करते हैं सनलाइट के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, मटेरियल्स एंड इंडस्ट्री में अगर कैसे हम देखते हैं कि यूज किया जाता है, तो यहीं पर आपका टेक्सटाइल्स वाला पॉइंट आ जाएगा। टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स, तो नैनो कॉम्पोजिट्स, ये हमने देखा था कि ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों को यूज करके जो नैनो मटेरियल तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं नैनो कॉम्पोजिट। और ऐसे मटेरियल्स स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है जो डिस्कवर किया गया है या डेवलप किया गया है? अभी अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ है, घटना चक्र सबने सॉल्व किया होगा। नेचुरली फाउंड नहीं पूछ रहे हैं, आर्टिफिशियली मेड पूछ रहे हैं। अभी कितना टाइम हुआ है प्रीलिम्स हुए? 40 दिन हुआ है बस। चालीस दिन भी नहीं हुआ। 13 सितंबर को ही तो एग्जाम था। सॉरी, हाँ क्या होता है क्या? सॉरी, बकमिंस्टर फुलेरिन। बकमिंस्टर फुलेरिन स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है कि ग्राफीन स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है? मैम ग्राफीन है। ग्राफीन है। बकमिंस्टर फुलेरिन और ग्राफीन में आप कंफ्यूज शायद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोनों ही कार्बन के आइसोटोप्स हैं। यस मैम। ठीक है, ग्राफीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नोन मटेरियल है। यस मैम। हाँ, तो इस जब हम ऐसे मटेरियल्स को यूज करेंगे, नैनोग्राफीन ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है तो उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ेगी, हीट रेजिस्टेंस बढ़ेगा मटेरियल्स में। तो क्या होगा कि जब ये जो क्रैक रेजिस्टेंट कंक्रीट है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे अभी कितना हो रहा है, लैंडस्लाइड आया या फ्लड आया तो उससे घर के घर टूट के बह जा रहे हैं। तो जब हम क्रैक रेजिस्टेंट कंक्रीट यूज करेंगे तो ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे, अर्थक्वेक्स के टाइम पे क्या होगा कि वो उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल टेक्सटाइल्स, नैनो सिल्वर को यूज करके जो कोटिंग्स बनाए जाते हैं उसको हेल्थ केयर और फूड पैकेजिंग फैब्रिक्स में यूज किया जाता है ताकि बैक्टीरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट, सेल्फ क्लीनिंग सर्फेसेस, टाइटेनियम डाइऑक्साइड से जो नैनो कोटिंग्स हैं वो ग्लास पर लगाए जाते हैं ताकि
जो डर्ट है वो उस पर जमे ना। नेक्स्ट नैनो स्ट्रक्चर्ड सेरामिक कोटिंग्स, इसमें भी टफनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है मशीन पार्ट्स के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि जो हमारा गाड़ी होता है एक दूसरे तीसरे दिन, मतलब दूसरे तीसरे दिन तो नहीं होता है, लेकिन अगर कभी भी थोड़ा सा भी गाड़ी इधर उधर टकरा गया तो क्या होता है कि उससे डेंट पड़ जाता है गाड़ी में, पिचक जाता है। तो अगर हम नैनो स्ट्रक्चर्ड सेरामिक कोटिंग्स करते हैं तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टफ मटेरियल डेवलप होगा और उस कोटिंग की वजह से फिर हमारी गाड़ी जो है वो डेंट प्रूफ हो सकती है। नेक्स्ट फिर से नैनो सोल्डर और कोटिंग्स वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस इंक्लूड्स हाई परफॉर्मेंस रिचार्जेबल बैटरी, थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स and nano fuel additives that clean exhaust emissions and extend vehicle range। इसके अलावा इसको, इन सब चीज़ों को हम एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कर ही सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हो जाती है। लास्ट फूड एंड न्यूट्रिशन, इसी में हमारा एग्रीकल्चर जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। नहीं, एग्रीकल्चर आगे भी है। फूड एंड न्यूट्रिशन में सबसे पहले हमने ऊपर भी देखा कि फूड पैकेजिंग में नैनो मटेरियल्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सिल्वर, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इससे क्या होगा कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ जो है, प्रोटेक्शन हमको मिलेगा। तो जो हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एक्सपोर्ट करते वक्त जो हमारा खाना है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेरिशेबल आइटम्स की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नॉन पेरिशेबल आइटम्स, वो बहुत दूर तक आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उसके कांटेक्ट में आकर के बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो होगा ही होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगा ही होगा। तो जब हम ऐसे पार्टिकल्स से, नैनो पार्टिकल्स से, ऐसे फिल्म से उसको कोट कर देते हैं तो इस तरीके का एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली नैनो सेंसर्स इन पैकेजिंग डिटेक्ट स्पॉइलेज इंडिकेटर्स लाइक पीएच चेंजेस एंड गैस एमिशंस टू सिग्नल फ्रेशनेस। की नैनो सेंसर्स भी इंस्टॉल कर दिया, तो अगर थोड़ा सा भी स्पिलेज हुआ हो, स्पॉइलेज हुआ हो, तो नैनो सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बता देंगे कि हाँ, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से बाकी खाना भी खराब हो जाएगा, तो इसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट, एडिबल नैनो फिल्म्स। जब ऐसा मटेरियल भी बन गया है जिसको कि नैनो मटेरियल जिसको कि हम खा सकते हैं, मतलब उसको अगर खा भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक कंपोनेंट होता है, एक लिपिड होता है चिटोसान, उसको यूज़ किया जाता है इसमें। तो इससे क्या होता है, मॉइस्चर और एंटी माइक्रोबियल कोटिंग्स ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे इससे किया जाता है, ताकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर किया जा सके। थस इससे प्लास्टिक का यूज़ भी कम होगा और सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, नैनो इनकैप्सुलेशन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी। कभी सुना है कि राइस को कोट किया जाता है किसी चीज़ से ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो, गोल्डन राइस सुना है? Yes, ma'am. यस मैम। क्यों दिया जा रहा था गोल्डन राइस? विटामिन ए विटामिन ए का जो अब्जॉर्प्शन है, क्योंकि इंडिया में विटामिन ए जो है इसकी कमी हो रही थी, तो वहाँ पे जो गोल्डन राइस है वो लोगों को दिया जाने लगा ताकि विटामिन ए की कमी जो है वो दूर की जा सके। तो अगर हम नैनो मटेरियल्स से कोटिंग करते हैं, नैनो इमल्शंस बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन विटामिन्स का, उन मिनरल्स का हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस उनका रिलीज भी टारगेटेड और सस्टेन वे से किया जा सकता है। नैनो सेलुलोज इज अ लो कैलोरी टेक्सचराइजर एंड थिकनर यूज्ड इन एवरीडे फूड्स लाइक सूप्स एंड स्नैक्स, ऑफरिंग अ सस्टेनेबल एडिटिव। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग और फ्लेवर एनहांसमेंट में भी यूज़ किया जाता है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या नैनो सेंसर से यूज़ किया जाएगा, और ये पैथोजेंस को, जैसे साल्मोनेला हो गया, इकोलाई हो गया, इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो अभी रिसेंट तो नहीं, 1-2 साल पहले जो कप सिरप वाला केस हुआ था, जो गोयाना हमने भेजा था, अफ्रीकन कंट्री गोयाना में हमने जो कप सिरप भेजा था इंडिया ने, उसमें पता चला था कि साल्मोनेला का कंटामिनेशन था उसमें, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। तो अगर हम इस तरीके के पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे, नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे, तो वो इन पैथोजेंस को डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद हम उसको हटा सकते हैं। तो नैनो डिवाइसेस सेंस कंटामिनेंट्स एंड टॉक्सिन्स इन बेवरेजेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडरस्कोरिंग नैनो टेक्नोलॉजीज रोल इन पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। लास्ट, नैनोटेक इन एग्रीकल्चर। इसमें हमारा सबसे पहले तो नैनो फर्टिलाइजर्स आ जाएगा, जैसे कि नैनो यूरिया, नैनो पेस्टिसाइड्स,
सब में एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा, मतलब आपके लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर नैनो लेवल पे है तो यही कहेंगे ना हम कि उसका स्लो एंड कंट्रोल्ड रिलीज होगा, जिससे कि फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो टॉक्सिसिटी है पेस्टिसाइड्स को बार बार हम बोलते हैं नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए? क्योंकि वो बाकी का जो प्लांट होता है उसको भी खराब कर देता है, उसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं उसको भी खराब कर देता है। तो अगर हम नैनो पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, इतने माइन्यूट फॉर्म में उसको यूज करेंगे, तो जो टॉक्सिसिटी है वो आसपास के ऑर्गेनिजम्स पे कम हो जाएगी। नेक्स्ट, सॉइल की हेल्थ मॉनिटरिंग में भी यूज किया जा सकता है। किस चीज को? तो ऑब्वियस सी बात है नैनो सेंसर्स ही यूज होंगे इसमें। प्लांट के ग्रोथ एनहांसमेंट में यूज किया जा सकता है। स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम में यूज किया जा सकता है। जैसे बॉडी में ड्रग की टारगेटेड डिलीवरी हो सकती है, वैसे ही एग्रोकेमिकल्स की टारगेट डिलीवरी जो है वो प्लांट टिश्यूज में भी हो सकता है, और पैथोजन डिटेक्शन एंड कंट्रोल में भी इसको यूज किया जा सकता है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। तो इतना जितना आपने समझा अभी तक, क्या लगता है क्या चैलेंजेस होंगे नैनो टेक्नोलॉजी पर? सबसे बड़ा चैलेंज कॉस्टिंग का चैलेंज, और लैब्स का चैलेंज, अच्छे साइंटिस्ट का चैलेंज, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पहले कोई साइड इफेक्ट्स हो या कुछ हो तो इम्प्लीमेंट कहाँ करे, ये सारे चैलेंजेस। ह्यूमन रिसोर्स, नैनो पॉल्यूशन को डिस्पोज करना मुश्किल हो जाएगा फिर। नैनो पोल्यूशन, वेरी गुड पॉइंट। मैम हाँ प्लीज कंटिन्यू, कुछ बताओ। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन और मतलब टॉक्सिकोलॉजी के बढ़ने के चांसेस हैं। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन हो गया, सब तो आप लोग को आता ही है। और एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब जैसे लोग उस पर रिलाई करेंगे तब ना उसको यूज करेंगे। है ठीक है मार्केट में, लेकिन यूज रिलाई होगा तभी कर पाएंगे। गुड, एक्सेप्टेबिलिटी, कि लोगों का भरोसा जो है वो मैम इथिकल एंड लीगल चैलेंजेस भी आते हैं। एथिकल एंड लीगल चैलेंजेस, गुड। मैम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी आ एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि हमने बायो एक्यूमुलेशन वाला जो लिखा वो एनवायरमेंटल है। मैम इसमें रेगुलेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कोई गाइडलाइंस नहीं है। गुड, रेगुलेटरी इश्यूज, क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है। और भी कुछ? इतना काफी है ना, 5 ही पॉइंट पे लिखना होता है, तो इतना हमारे लिए काफी है। तो हेल्थ और एनवायरमेंटल सेफ्टी कंसर्न्स है कि नैनो पार्टिकल्स को हम अपने बॉडी में जाने तो दें, लेकिन अभी तक पता नहीं है ना कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। ये तो साइंटिस्ट बता पा रहे हैं, लेकिन उसका और क्या टॉक्सिक इम्पैक्ट हो सकता है ये तो हमको नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब मान लेते हैं कि किसी इंसान के साथ हम होते हैं और बाद में जाकर के हमको पता चलता है कि वो इंसान जो है वो कितना टॉक्सिक है। तो स्टार्टिंग में तो हमको कितना अच्छा लगता है कि अरे वाह, मेरा जो जितना भी दुख दर्द है सब खत्म हो गया, लेकिन आगे चल करके पता चलता है कि भाई वही दुख दर्द ठीक था, इतना इतनी टॉक्सिसिटी जो है वो नहीं झेली जा सकती है। तो नैनो पार्टिकल्स का भी सेम चीज है कि अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे चल करके उसका क्या टॉक्सिक इम्पैक्ट होगा ये हमको नहीं पता। एग्जाम्पल, इन 2023 कंसर्न्स वर रेज्ड अबाउट नैनो यूरिया, जो कि इफ्को के द्वारा बनाया गया है। वाइल इट प्रोमिसेस reduced fertilizer use, scientists highlighted the lack of long-term studies on soil health, crop productivity, and nanoparticle accumulation in food chain. Next, globally, studies in 2024 flagged nanoplastics in bottled water and human blood streams, raising questions about how nanoscale particles affect human organs and ecosystems. ये तो मतलब आप लोग को भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैं, प्लीज गेट रिड ऑफ देम एज सून एज पॉसिबल। हाँ, कभी इमरजेंसी हुई तो वो यूज, जैसे बीपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं तो वो बिना प्लास्टिक के वाटर बॉटल के घुसने नहीं देता है, वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट वाला। लेकिन घर पे अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक के बॉटल्स, इनफैक्ट अगर उसका प्लास्टिक का ढक्कन भी है तो भी उसको अवॉइड करिए। आप कोई स्टील का बॉटल ले लीजिए, आप कॉपर का बॉटल ले लीजिए, ग्लास का बॉटल ले लीजिए, क्योंकि
चाहे वो कितना ही आपको लगे कि उससे कुछ रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो नैनो प्लास्टिक्स हैं वो आपके पानी में रिलीज होते हैं और फिर वो आप पीते हैं और आपकी बॉडी में भी वो जा रहा है और आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो रहा है कि हमारी बॉडी प्लास्टिक डाइजेस्ट तो नहीं कर सकती है ना, तो वो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम को क्लॉग कर देगा। और जब ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा उसके बाद तो भगवान ही मालिक है कि हमारे साथ क्या होगा। नेक्स्ट फिर रेगुलेटरी गैप्स हैं, जैसा कि ज्ञानती ने बताया कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है कि किस तरीके से नैनो पार्टिकल्स को मॉनिटर किया जाए, कैसे उनको रेगुलेट किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक लॉ है हमारे पास, लेकिन क्या नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई एक्ट है, कोई पॉलिसी है? तो अभी ऐसा हमारे पास नहीं है। हाँ, उनके प्रमोशन के लिए आपको पॉलिसी मिल जाएगा, मिशन मिल जाएगा, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए कि अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कंप्लेन करने कहाँ पे जाएंगे, तो वो हमारे पास नहीं है। इंडिया हैज guidelines for nano agri inputs and products but no unified framework covering medicine, food, cosmetics and environment। कि अभी हमारे पास जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन एक होलसम कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन, जैसे हम आंसर लिखते वक्त भी कहते हैं ना कि एक ही चीज पे मत फोकस करो, कॉम्प्रिहेंसिव लिखो, तो वैसे ही एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो है वो हमारे पास अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल करकमिन क्वांटम डॉट्स, इसको अभी रिसेंटली बीएचयू ने डेवलप किया 2024 में। ये स्किन केयर के लिए, फार्मा के लिए यूज होता है। हैड टू अंडरगो मल्टीपल अप्रूवल लेयर्स विदाउट अ सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर नैनो मेडिसिन, स्लोइंग डाउन इंडस्ट्री अडॉप्शन। कि अब जब एक एजेंसी नहीं है आपके पास, जैसे मान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी जो क्रॉप होता है, जैसे जीएम मस्टर्ड है, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या क्रॉप्स हैं उनको कौन सी अथॉरिटी इंडिया में रेगुलेट करती है? हाईएस्ट एपेक्स अथॉरिटी कौन सी है? GEAC का नाम सुना है? जेनेटिक engineering and approval या appraisal authority, सॉरी कमिटी। तो जीएम मस्टर्ड हो गया या बीटी कॉटन हो गया या फिर बीटी ब्रिंजल हो गया, इन सब को रेगुलेट यही कर रहा है, यही जो है जो कि अलाउ नहीं कर रहा है इसका मतलब ये अगर ये पास कर देता है तब ही चांसेस है कि गवर्नमेंट उसको पास करेगी। हाँ, अल्टीमेट फाइनल अप्रूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। जैसे जीएम मस्टर्ड को जीएसी ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है, लेकिन गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर रही है। तो अब बात आती है कि ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए तो हमारे पास है जीएसी, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ईयू के पास अभी नैनोटेक रेगुलेशन, नैनो मटेरियल रेगुलेशन है जो 2023 में ईयू ने अप्रूव किया, तो इसका नाम है रीच। तो ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट अगर प्रीलिम्स देना है तो उसके लिए काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्केलेबिलिटी नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसा कि प्रवीण ने बताया कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कि अगर हमको अडॉप्ट करना है नैनो टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल पर, तो लैब में तो डेवलपमेंट हो रहा है कि एक नहीं दो नहीं, बहुत तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है कि कभी नैनो ट्यूब बनाया जा रहा है, कभी ग्राफीन मटेरियल बनाया जा रहा है, अभी करकमिन क्वांटम डॉट्स बनाए गए, लेकिन उसको लार्ज स्केल पे कैसे लाया जाएगा ये अभी तक हम समझ नहीं पाए। और जब तक कोई चीज़ लैब तक सीमित रहती है तब तक वो ज़्यादा बेटर लगती है, लेकिन जब असली चैलेंज तब आता है जब उसको हम लार्ज लेवल पे अडॉप्ट करना शुरू करते हैं तब। ठीक है, तो एग्जाम्पल IIT इंदौर क्वांटम AI नैनोपोर टेक्नोलॉजी कैन डिटेक्ट जेनेटिक म्यूटेशंस अर्ली, बट स्केलिंग द सॉलिड स्टेट नैनोपोर डिवाइसेस फॉर मास हेल्थ केयर रिमेन्स कॉस्टली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव। और मान लेते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इसको रखने भी लगे, लेकिन टेस्ट का कॉस्ट क्या कर देंगे? 50,000। तो क्या ये सबके लिए पॉसिबल है कि वो 50,000 रुपए जो है वो एक टेस्ट पे देंगे? नहीं देंगे, तो फिर उनको वही पुरानी जो इलाज है उसी पे रहना पड़ेगा।
Globally, graphene-based batteries are hailed as the next energy storage breakthrough, yet production costs in 2024 remain too high for commercial adoption in electric vehicles. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड वर्कफोर्स लिमिटेशन, कि हमारे पास लोग ही नहीं है, हम अभी भी वही पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे पास नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले लोग ही नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो हमारे पास नहीं है। और इसके लिए हमको सिर्फ इंजीनियरिंग वाले अच्छे ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, हमको साथ ही साथ अच्छे डॉक्टर्स भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, और हेल्थ सेक्टर में हम डिवाइस बना के दे दिए और डॉक्टर को उसको यूज करने ही नहीं आ रहा है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हमको दोनों ही तरफ से फोकस करना होगा। पब्लिक एक्सेप्टेंस, एथिकल इश्यूज, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि नैनो रिस्क है कि फूड में, एग्रीकल्चर में अगर हम यूज करेंगे तो फिर किस तरीके से उसका जो इम्पैक्ट होगा ये हमको नहीं पता है। एग्जाम्पल, फार्मर्स इन बिहार एंड यूपी वर रिलक्टेंट इन 2024 टू अडॉप्ट नैनो यूरिया। एथिकल डिबेट्स हैं कि अगर नैनो सेंसर्स जो हैं वो सर्विलेंस और मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाने लगे तो फिर क्या होगा। मान लेते हैं कि चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर नैनो सेंसर्स से हमारा जो भी एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर कर रहा है, तो क्या ये प्रिवेसी कंसर्न नहीं रेज करता। और ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया, छोटे लेवल पे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर इजीली ये सब चीज़ें मिलने लगी तो किसी की भी प्रिवेसी को बहुत इजीली जो है वो हैम्पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ग्लोबल कंपटीशन है कि बहुत सारा यहाँ पे कंपटीशन है, चाइना जो है वो डोमिनेट करता है नैनोटेक पेटेंट्स में, इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। एग्जाम्पल, डिस्पाइट इंडिया स्ट्रॉन्ग एकेडमिक पब्लिकेशंस, वेरी फ्यू इंडिजिनस नैनो प्रोडक्ट्स हैव स्केल्ड टू ग्लोबल मार्केट्स बियॉन्ड नैनो यूरिया एंड BHUs करकमिन क्वांटम डॉट, जिसको करक्यूडीज बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए फ्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मान लेते हैं पूछ लिया कि करक्यूडीज जो है वो भी रिसेंटली न्यूज़ में था, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जो जो प्रॉब्लम्स हमने बताई उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे वे फॉरवर्ड में। स्ट्रेंथन सेफ्टी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक हमको नेशनल नैनो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए। प्रमोट स्केलेबल अफोर्डेबल इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग को हमको एक्सपैंड करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस और फार्मर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए। इंडस्ट्री एकेडमी या पार्टनरशिप को हमको बढ़ाना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़े और साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी बढ़े। ग्लोबल कोलैबोरेशन कर सकते हैं हम और पेटेंट कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमारा जो नया वाला नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी के लिए अलग से फंड्स जो है वो अलॉट कर सकते हैं। अब इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं इससे रिलेटेड, तो सबसे पहला तो हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट है, जो कि एक रेगुलेटरी एंड फंडिंग अम्ब्रेला है रिसर्च और नेचुरल साइंसेज के लिए। नेशनल क्वांटम मिशन है। क्वांटम मिशन और नैनो मिशन दोनों बहुत मिलता जुलता है और दोनों टेक्नोलॉजीज भी बहुत मिलती जुलती है, मतलब टेक्निकली मिलती जुलती नहीं है, एप्लीकेशंस जो है इनका वो मिलता जुलता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कहाँ, तो इसको IISc में, IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, गुवाहाटी, इन सब में इस्टेब्लिश किया गया है। इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर्स प्रोग्राम, आइडिया टू इनोवेशन, INUP I2I, ये IITs और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जॉइंट पार्टनरशिप है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कॉन्फ्रेंसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लास्ट में ये, क्योंकि ये एक एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसमें आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है वो पूछ ले या फिर कुछ भी, तो कुछ भी छूटे नहीं, तो रिसेंट में ये डेवलपमेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। कितने लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है? 3 लोगों ने तो मुझे पता है कि अटेम्प्ट किया है, क्योंकि 2 लोगों ने ग्रुप में भेजा था और एक ने मुझे पर्सनली भेजा था। बाकी लोग? यस ज्ञानती। और इसमें मैंने भी अटेम्प्ट किया था मैम, लास्ट तक थोड़ा सा मेरा बच गया था, इसलिए सेंड नहीं कर पाई थी। अच्छा, कोई नहीं। बाकी लोग कब लिखने का इरादा है? सिद्धार्थ, प्रियशांत? मैम मैं कल पोस्ट करूंगी। हाँ, आपका तो मुझे पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगली क्लास से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी।
कोशिश आप लोग यही करिए कि जब क्वेश्चन दिया जाए तो उसको आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि मटेरियल भी इसीलिए मैं साथ साथ में दे रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। हाँ, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एग्जैक्टली मटेरियल से आंसर नहीं होगा, और वो इसलिए है क्योंकि वरना फिर आप लोग एकदम ही रिसर्च बंद कर देंगे। वो चीज़ नहीं करनी है, अपना दिमाग चलाते रहना है, ठीक है? सिर्फ कॉपी नहीं करना है कि जो डॉक्यूमेंट दे दिया उसमें से पॉइंट ढूंढ ढूंढ के कॉपी करके आंसर बना दिया। अपना दिमाग चलाते रहना है। अब इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है? नैनो टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन अचीविंग इंडियाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, especially in clean energy, water, health, and agriculture. Critically analyze India's efforts in this direction and suggest policy and research measures to maximize its impact. 38 marks का क्वेश्चन है। क्या समझ में आया क्वेश्चन से? कुछ नहीं समझ में आया? क्या हुआ? एकदम मिल बटा सन्नाटा? मैम इसमें बेसिकली यही लिखना था कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। और बाकी क्रिटिकली एनालाइज है तो इंडिया का जो एफर्ट्स है वो भी लिखना होगा, क्या क्या इंडिया ने किया अभी तक, फिर इसका क्या क्या जो चैलेंजेस है जो आपने बताया था स्टार्टिंग में, वो पीडीएफ में जो चैलेंजेस था वो लिख देंगे। और फिर क्या वे फॉरवर्ड क्या होता है वो भी आपने मतलब कुछ कुछ बता ही दिया है, वो है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन करके एंड कर देंगे। एग्जैक्टली। तो एक चीज जो उस पीडीएफ से आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे, मतलब कंटेंट मिल जाएगा बट हाँ उस पीडीएफ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र नहीं है, और इसीलिए थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन को डाला था कि एटलीस्ट आपका जो एसडीजीज वाला पार्ट भी जो है वो भी आपको ध्यान में आ जाए कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है किस चीज़ में, तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। स्पेशली कौन कौन से गोल्स? तो क्लीन एनर्जी का गोल, वाटर क्लीन वाटर का गोल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ का गोल और एग्रीकल्चर का गोल। तो सबसे पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का उसमें हमको यही डिस्क्राइब करना होगा कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी को हम इन गोल्स को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको इंडिया क्या क्या चीजें कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो मतलब कैसे नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है एसडीजीज को अचीव करने में। सिर्फ एसडीजीज को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है वो नहीं लिखेंगे कि हाँ पूरा स्वच्छ भारत मिशन ये सब लिख दिया, वो आपका आंसर जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए। और लास्टली फिर हमारे चैलेंजेस, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज लिखा है तो क्या लिमिटेशन है, क्या क्या इंडिया अभी तक नहीं कर पा रहा है वो लिखेंगे, एंड फिर हम वे फॉरवर्ड यानी पॉलिसी और रिसर्च मेजर्स देके कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट मैंने कोट से किया है क्योंकि अच्छा कोट था, अच्छा लगा इसीलिए ये कोट यहाँ पे यूज किया। वैसे टेक्नोलॉजीज के लिए कम ही कोट्स आपको मिलेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी विल लेट अस बिल्ड कंप्यूटर्स दैट आर incredibly powerful. We'll have more power in the volume of a sugar cube than exists in the entire world today. यानी कि राल्फ मर्केल का ये कहना है कि इतने पावरफुल कंप्यूटर्स हम डेवलप कर पाएंगे जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। और मतलब एक चीनी का जो दाना होता है उसमें इतना पावर होगा, इतना पावर होगा जितना कि शायद आज पूरी दुनिया में भी नहीं है। ये कोट जो है ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे नैनो टेक्नोलॉजी के एसेंस को समराइज कर देता है कि नैनो टेक्नोलॉजी इतना पावरफुल है, इतने इनोवेशन इसमें हो सकते हैं कि उसका डाइवर्स एप्लीकेशन मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी में, इंडस्ट्री में, एनवायरनमेंट में हो सकता है। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया स्ट्राइविंग टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030, nanotechnology provides a bridge between scientific progress and sustainable development. From nano-urea in agriculture to graphene in batteries to clean energy, for clean energy, India is leveraging nanoscience to tackle resource efficiency. क्या प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? तो रिसोर्स एफिशिएंसी, पोल्यूशन और हेल्थ केयर चैलेंजेस से डील करने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब हम हेडिंग देंगे रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन अचीविंग एसडीजी।
और यहाँ पर फिर अगर आपको एसडीजी याद है तो ये सोने पे सुहागा है। अगर आप मेंशन कर देते हैं, मेंशन करने में कामयाब हो जाते हैं कि कौन सा एसडीजी क्या बोलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एसडीजी नहीं है तो उसको हम हंगर से रिलेट करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर का मेन एम क्या है, हंगर को कंट्रोल करना, जो पॉवर्टी है उसको कंट्रोल करना। तो एसडीजी 2 है हमारा जीरो हंगर विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो नैनो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी थ्रू टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड रिड्यूस्ड वेस्टेज। So targeted delivery thus reduced chemical fertilizers equal to better soil health and higher production, thus leading to lesser hunger। और इस तरीके का representation इसको हम चाहते तो फिर पॉइंट बना के भी लिख सकते थे कि it offers targeted drug delivery, reduces the usage of chemicals, chemical fertilizers, leading to better soil health, higher crop production, thus leading to lesser hunger। लेकिन जब ये बना दिया तो एक बार में एग्जामिनर की नजर चली जाएगी कि हाँ कुछ तो इसने इनोवेटिव किया। Example, nano urea by IFCO। Second, SDG 3 good health and well-being। इसमें पूरा हेल्थ का हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। थर्ड, SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि वाटर जो है पूछा है, इसमें पोल्यूशन वाला जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट पढ़ाया वो लिख सकते हैं। नानो एग्जाम्पल देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना हो सके अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे देंगे ना कि जो चीज़ें ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी हैं उतना आपके लिए और अच्छा होगा। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं कि ऐसे यूज करेंगे तो ये चीज होगा, लेकिन अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे तो वो और ज्यादा एक एज आपको देगा। इससे एग्जामिनर को ये भी पता चलेगा कि सिर्फ सुपरफिशियली नहीं पढ़ा है इसने करंट अफेयर्स को भी फॉलो किया है, न्यूज को भी फॉलो किया है, तो इसको एक होलसम आइडिया है टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट, SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये नैनो मटेरियल्स में यूज किया जा सकता है, यहाँ नैनो मटेरियल्स को यूज किया जा सकता है एयर क्वालिटी सेंसर्स में, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया। अब इंडिया एफर्ट्स, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स की गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पे, या अगर हम देखें कि प्राइवेट लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स हैं तो उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा नैनो मिशन है, ये तो नेशनल नैनो मिशन, ये 2007 में ही लॉन्च हो गया था, अभी भी चल रहा है। INUP I2I, ये हमने पहले भी देखा, इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर्स प्रोग्राम, आइडिया टू इनोवेशन। नेशनल क्वांटम मिशन है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट है, 2023 में ही इसको भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, बाकी इनिशिएटिव्स में अगर देखें तो कोरोमंडल में एक नैनो R&D सेंटर बनाया गया है कोरोमंडल का, कहाँ पे, तो कोयम्बटूर में, फर्टिलाइजर्स के लिए। PPPs जो है मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा सेमीकंडक्टर्स और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और उसके बाद इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस जैसे आयसर हो गया, IIT हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, ये भी अपने आप में अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं वो ले रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। अब हम चैलेंजेस की बात कर लेंगे। तो कोशिश ये, मतलब इसको इफ आई हैड वांटेड तो आई कुड हैव रिटन पॉइंट, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन भी एक्सप्लिसिटली चैलेंजेस की बात नहीं कर रहा है, क्रिटिकली एनालाइज ही बोल रहा है, तो यहाँ पर इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स हैं, यूट्रोफिकेशन, बायो अक्यूमुलेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बायो अक्यूमुलेशन। रेगुलेटरी गैप्स हैं, कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। स्केलेबिलिटी इशूज हैं, लिमिटेड कैपिटल है, हाई कॉस्ट है और डिपेंडेंस है इम्पोर्ट्स पे, क्योंकि हमारा खुद का अभी इतना ज़्यादा हम डेवलपमेंट कर नहीं पाए हैं, और ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स तो है ही। अब इन्हीं चैलेंजेस का सोल्यूशन हम दे देंगे जो कि हमको करने की ज़रूरत है। तो पॉलिसी और रेगुलेशन को हमको स्ट्रेंथन करना होगा, एक नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना होगा, सर्टिफिकेशन बनाना होगा उन चीज़ों के लिए, जैसे हम सर्टिफाई करते हैं ना कि हाँ ये चीज़ जो है ये एक्सपोर्ट की जा सकती है, ये चीज़ जो है FSSAI मार्क होता है, ये चीज़ जो है आपके खाने के लिए सूटेबल है, तो वैसे ही नैनो प्रोडक्ट्स के लिए भी हमको एक अलग सर्टिफिकेशन बनाना होगा। ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड इंडस्ट्री लिंकेज, कि रिसर्च तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या वो रियल लाइफ में यूसेज में ट्रांसलेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस बात का भी हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि बहुत रिसर्च के बाद नैनो यूरिया बना और नैनो यूरिया आज यूज हो रहा है, तो ऐसे ही और मटेरियल्स हमको बनाने होंगे। प्लस इंडस्ट्री के साथ लिंकेज जो है वो भी करना होगा कि इंडस्ट्री में किस चीज़ की डिमांड है, इस बात का भी हमको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले तो हमको नैनो मटेरियल्स के डेवलपमेंट के लिए उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा
जो इन्वायरमेंट चाहिए वो बनाना होगा, और ये सिर्फ टीयर 1 सिटीज में बनाने से नहीं होगा, टीयर 2 सिटीज में भी इसको एस्टैब्लिश करना होगा। और साथ ही साथ एक इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्वांटम मिशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर्स है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजिकली अलग है, लेकिन यूसेज अगर देखें तो सबका कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो सबको एक साथ लेकर के चलना होगा एक इकोसिस्टम के रूप में। जैसे हम घर में बनाते हैं ना एआई इकोसिस्टम या एप्पल इकोसिस्टम, उसी तरीके से यहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाना होगा। स्किल डेवलपमेंट करना होगा, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है कि इंडिया में जो रोट लर्निंग है उससे आगे बढ़ करके हमको एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग जो है उस पर फोकस करना होगा। एंड लास्टली सस्टेनेबल एप्लीकेशन जो कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स के डेवलपमेंट पे फोकस करे और साथ ही साथ सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस करे। लास्टली अब कंक्लूड कर देंगे क्योंकि 7 पेज इज मोर देन इनफ फॉर द आंसर, तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। 10 नैनो टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर जस्ट अ साइंस फिक्शन की, अब ये कोई किताबी बातें नहीं है कि कोई सोच रहा है बैठ करके कि हाँ ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हो सकता है, अब ये एक रियलिटी है, but a science for sustainability with diverse applications. It can accelerate India's progress towards SDGs by strategically aligning nanotechnology with Atmanirbhar Bharat, Make in India and SDG 2030. India can emerge as a global leader in sustainable nano innovations. और जहां आपने कंक्लूजन में ये सब मेंशन कर दिया ना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विश्व गुरु, तो मतलब आपने 1 मार्क्स तो एक्स्ट्रा गेन कर लिया है। और यही रेडीमेड कंक्लूजन्स हैं जो हमको एग्जाम के पहले तैयार करके रखने होते हैं। जैसे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है 2047 का, या हमारा नेट जीरो गोल है 2070 का, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में उसको हम डाल सकते हैं, मेक इन इंडिया डाल सकते हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो ये सब रेडीमेड कंक्लूजन्स हैं जो कि आपको तैयार करके रखना होगा ताकि वहां पे बैठ के सोचे नहीं कि अब क्या लिखना है। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स।